नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार रुक कर लेते खबरों का। महान क्रांतिकारी वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्हें याद किया। इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें याद करते हुए लिखा, अपने विचारों से असंख्य भारतीयों के हृदय में देशभक्ति का दीप प्रज्वलित करने वाले उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त वीर सावरकर जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। कालापानी की सजा में अंग्रेजों की असंख्य क्रूर यातनाएं भी वीर सावरकर भारत की स्वाधीनता के संकल्प को डिगा नहीं पाई। मातृभूमि के लिए उनकी जीवन, तपस्या, त्याग और समर्पण देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है। तो वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल ने गुरु कमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने राकेश दौलताबाद के निधन पर दुख भी जताया, तो वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के डर से बौखला गई है। इसके साथ ही पूर्व सीएम ने बीजेपी के कार्यों को भी गिनवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। जैसा ये हमारा आयुष्मान भारत है, इसके अंदर हरियाणा में भी 1,20,000 के बजाय 1,80,000 लिमिट करके और चिरायु हरियाणा योजना आगे बढ़ाई कि हम इनको भी प्रदेश की ओर से इसका जो सारा खर्च है वो वहन करेंगे। यहीं तक नहीं रुके, 1,80 से 3 लाख तक। इसमें नॉमिनल 1500 रुपये साल का लेकर के और वो 5 लाख का बीमा उनका भी किया। और अब तो उसके बाद जो हमने घोषणा कर रखी है चुनाव शुरू होने से पहले, नोटिफाई अभी होनी है वो, लेकिन उसमें एक प्रकार से इसको यूनिवर्सल कर दिया कि सब लोग 5,000 रुपये का एक प्रीमियम दे करके और अपने आप को उसमें जोड़ सकते हैं। कोई आयु का हिसाब नहीं है। तो ऐसी योजनाएं बहुत बनाई हैं। जहां तक आयुष्मान भारत 70 साल से ऊपर के लोगों का है, उसमें इंडिविजुअल के लिए 5 लाख रुपए का बीमा 70 साल से ऊपर के लोगों का, वो भी हमने अपने संकल्प पत्र में ये जारी कर चुके हैं। तो ऐसी लोकहित की योजनाएं, ऐसे नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज आज निर्णय प्रक्रिया में मोदी जी, अमित शाह जी, इनका देश और दुनिया में धाक जमी है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं, उसको कैसे सरल तरीके से और उसका निर्णय ले लेते हैं। अब कांग्रेस के लोग हमेशा डराते रहे क्या कि अगर आपने राम जन्मभूमि के विषय को हाथ लगाया, अगर आपने 370 को हाथ लगाया तो गृह युद्ध हो जाएगा, देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी के शरीर पर कोई खरोंच आई? कितना स्मूथली ये सारे काम हुए। राम जन्मभूमि का कोर्ट ने निर्णय दिया और 370 का जो अमेंडमेंट है वो सरकार लेके आई और किसी ने, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग उसमें आज प्रसन्न हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हम देश की मुख्य धारा में आ गए। जो वहां के लोकल लीडर्स जो अन्याय करते थे, उस अन्याय से वो बच गए। सरकारी खर्चा जितना दिखा दिया जाता था, कोई ऑडिट भी होता था, वो ऑडिट वहां होने लग गया। एससीज को जो रिजर्वेशन वहां होता नहीं था, वो एससीज को रिजर्वेशन मिलने लग गया। नौजवानों को रोजगार के साधन, इंडस्ट्री को वहां जाने का मौका, ये सब मिले हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जनता भी इस विषय को सराहती है। जो कांग्रेस के लोग यानी मुसलमानों को अपना एक वोट बैंक मान के चलते हैं, आखिर उनके प्रति अगर उनकी बहुत ज्यादा लगाव और सहानुभूति होती तो मुस्लिम महिलाओं के साथ ये अन्याय लगातार न चलता, जो अन्याय 3 तलाक के रूप में मुस्लिम महिलाओं को झेलना पड़ता था। मोदी जी ने उसको समाप्त किया। मेरा कहना कि यह है कि मुद्दे राष्ट्रीय थे और इन लोगों ने जानबूझ करके और छोटे छोटे मुद्दों पर लेकर के आए कि जनता को हम कैसे बहका सके, कैसे उनको झूठ बोल करके उनको आकर्षित कर सके। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1 लाख रुपया हर गरीब महिला, नौजवान, बेरोजगार उसके खाते में डालेंगे, जिसका उन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में आपको इतना पैसा मिलेगा। मैं ऐसा उनसे पूछता हूं, मेरा प्रश्न है कि कभी हिसाब किताब तो पढ़ा होगा उन्होंने थोड़ा बहुत। अगर हिसाब किताब लगा लें तो ऐसी जनता 130 करोड़ में से अगर मानो 40% भी हो तो 52 करोड़ बनती है। अगर यानी 40%, अगर 30% भी कर लें तो ये 40 करोड़ बनती है। 40 करोड़ लोगों को अगर 1-1 लाख रुपया दे दिया तो कितना चला जाएगा? 40 लाख करोड़। और देश का बजट आज कितना है? इस साल में बजट तो भी पेश हुआ है। टोटल बजट
48 लाख करोड़ है। अगर 48 लाख करोड़ में 40 लाख या 52 लाख करोड़ केवल एक स्कीम में देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो भाई ये तो कोई भी सरल आदमी पूछेगा आप पैसा लाओगे कहां से? अगर एक ही स्कीम के ऊपर देश में चलना और बाकी सारा देश बंद करना है, तो देश बंद नहीं होने वाला, इनकी दुकान जरूर बंद है। तो ऐसे ऐसे झूठ, ऐसे ऐसे किस्से ये लोगों ने लोगों को सुनाए हैं। अब आम आदमी भ्रमित होने में बीजेपी प्रत्याशी और राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली का बयान सामने आया है, जिसमें वो अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कांग्रेस की मदद करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ समय आने पर कार्रवाई होगी। वहीं नेताओं का ऑडियो और वीडियो भी सामने आया है। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि इसको लेकर सीएम के सामने समीक्षा बैठक रखी जाएगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटने का काम किया। कुछ पार्टी के नेताओं ने जो पार्टी के खिलाफ काम किया है, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है। समय पे उनके ऊपर एक्शन भी होगा और समय पे उनको उसका भुगतान भी करना पड़ेगा, खामियाजा भी उठाना। जिन लोगों की ऑडियो वीडियो सामने आई है वो मेरे पास अभी मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने जरूर सुना है पत्रकारों के माध्यम से। कार्यकर्ताओं ने भी अपने फोन में मेरे को सुनाई है एक दो वीडियो, और जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए सीधा काम किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया है, ना कि भाजपा की। कुछ कर्मचारियों ने, जिन कर्मचारियों ने इस प्रकार से गैर कानूनी ढंग से चुनाव के अंदर एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, उनको चिन्हित करके उन पर जरूर एक्शन होगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जरूर कहा है कि जिसकी भी कोई बात है वो समीक्षा बैठक नीचे से, जैसे हर विधानसभा में समीक्षा बैठक होगी, वहां के कार्यकर्ता जिस प्रकार का फीडबैक देंगे वो फीडबैक ऊपर पहुंचाने का काम है। तो वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए अनिल विज बोले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 4 तारीख को पता लग जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा इंतजार करें, उन्होंने कहां छुपना है ये देख ले। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा इन चुनाव का विधानसभा के चुनाव पर भी असर पड़ेगा और हम इसको लेकर आश्वस्त हैं। हर चीज का जो चुनाव होता है इसमें हर चीज का असर पड़ता है। ये नहीं कहा जा सकता भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो हर बात का पड़ता है, प्लस भी पड़ता है, माइनस भी पड़ता है। और ये इलेक्शन में तो दोनों तरह की मार्किंग होती है, पॉजिटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अब चूंकि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं केंद्र में, तो बहुत उत्साह होगा जब विधानसभा के चुनाव होंगे और डंके की चोट पर यहां पर भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। यमुनानगर में मतदान के बाद जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को पुलिस की निगरानी में रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीआईएसएफ, हरियाणा सशस्त्र पुलिस फोर्स और जिला पुलिस का कड़ा पहरा है। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि स्ट्रांग रूम अब 4 जून की सुबह ही खोले जाएंगे, जब मतगणना शुरू होनी है। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार या उनके इलेक्शन एजेंट दूर से स्ट्रांग रूम की व्यवस्था को देख सकेंगे। देखिए, मतदान के बाद में जितनी भी हमारी ईवीएम मशीन या इलेक्शन मटेरियल था वो अब स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है और त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था हमने करी है। जो इनर कॉर्डन है उसमें सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो मिडिल कॉर्डन है उसमें हरियाणा आर्म्ड पुलिस तैनात की गई है और जो आउटर कॉर्डन है उसमें जिला पुलिस तैनात की गई है। तो 3 घेरे सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से बनाए गए हैं, जहाँ 24 घंटे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। और साथ ही डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से एक गजेटेड ऑफिसर जो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है उसमें 24 घंटे तैनात रहेंगे, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई भी इश्यू आए तो उसका तुरंत समाधान किया जा सके। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और जो इनर कॉर्डन में जो जवान तैनात है उनको कैमरे भी दिए गए हैं, ताकि जो भी विजिटर्स यहाँ पर आएंगे उनकी प्रॉपर जो रिकॉर्ड में एंट्री भी की जाएगी और पूरी वीडियो भी बनाई जाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल के नगर पार्षद मोहित राठी को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने मोहित को नफे सिंह राठी के परिवार से दूर रहने की हिदायत दी। बता दें कि सोमवार दोपहर को एक व्हाट्सएप कॉल मोहित के फोन पर आई।
कॉल करने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि थोड़े दिनों में नतीजा दिखा देंगे। मोहित ने इसकी शिकायत पुलिस को दे दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। फिलहाल अब तक मोहित को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। मैं घर पे था, एक व्हाट्सएप कॉल आई मेरे पास। मैंने फोन उठाया, सीधा उसने बोला कि मोहित राठी बोल रहे हो। मैं कहा जी। बोला पापा का नाम सुदेश राठी है। फिर मैंने पूछा भाई क्यों पूछ रहे हो आप, कौन वो, क्या मैटर है। तो उन्होंने बताया नहीं। वो सीधे कहे भाई जितना पूछा जाए उतना बता। तो मैंने उनको बताया नहीं, तो उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर सीधा बोला भाई मार देंगे तेरे को हम, और नफे सिंह राठी के परिवार से दूर रहो, ज्यादा कूद मत। फिर बार बार उनका कॉल आ रहा था। फिर मैंने दोबारा कॉल किया उनको वापस, क्योंकि मैं फैमिली के साथ था। वो गाली गलौज करने लगे पीछे से। तो नीचे आके मैंने वापस फोन किया तो कह रहे भाई मैं थोड़े दिन रुक जाओ, फिर वो पता ही चल जाएगा। तो वहीं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में मंगलवार को सीबीआई ने एफआईआर में नामजद आरोपियों से पूछताछ की है। बहादुरगढ़ के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक से पूछताछ की गई। बता दें कि नामजद आरोपियों के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सीबीआई ने पासपोर्ट के नंबर और बैंक अकाउंट भी ले लिए हैं। हालांकि सीबीआई दोबारा फिर पूछताछ कर सकती है। वहीं नामजद आरोपी ने कहा कि हमारा इससे कोई कसूर नहीं है, हम भी चाहते हैं कि जल्द आरोपी बेनकाब हो। आज सीबीआई के अधिकारियों ने हमारे को बुलाया है नफे सिंह के हत्याकांड मामले में। तो हमें जो भी जानकारी हमारे पास थी पूरी दे दी गई है, और हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो, पता चले कि किस व्यक्तियों द्वारा ये काम किया गया है। आज किसे किसे बुलाया गया था? आज जो एफआईआर में 7 आरोपी जिनके नाम थे एफआईआर में, ये आए थे सारे। सीबीआई ने हमें बुलाया था, उन्होंने हमसे पूछताछ की। जो उनको हमारे से भाई पूछना था, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जो रिकॉर्ड उनको चाहिए थे, वो सारा हमने उनको दे दिया। और आगे जब भी बुलाएंगे हम तफ्तीश में जब भी हमेशा शामिल होंगे, जब जरूरत होगी जब तक आएंगे। क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? हमारे से तो यही पूछा गया भाई उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन ये मामला हुआ, और बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल वगैरह पूछी गई, ये सवाल पूछे गए। और उसके साथ साथ यूँ भी था भाई कि जो आपके मतलब पासपोर्ट वगैरह है, आप कहीं गए हैं कभी विदेश या नहीं गए, वो पासपोर्ट वगैरह हमारे मांगे गए, वो सारी डिटेल दे दी। जांच का विषय चल रहा है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, तो इसीलिए इस मिला का सीबीआई था। और हम चंडीगढ़ में एक मीटिंग में गया हुआ था, समीक्षा बैठक थी, उसमें लोकसभा के सभी संयोजक, सभी प्रभारी और सभी हमारे लोकसभा के विस्तारक और सभी कैंडिडेट जो लोकसभा के थे, ये सब बुलाए हुए थे। नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है। सीबीआई की टीम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े 7 स्थानीय नेताओं से पूछताछ करने में जुटी है। इन सभी नेताओं को नोटिस जारी करके बहादुरगढ़ के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। आपको बता दें, पूर्व विधायक नरेश कौशिक, बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी, पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी के बेटे कमल राठी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। हिसार के आदमपुर के गांव सलेमगढ़ में एक मकान में छोटा सिलेंडर गैस लीक होने के बाद फट गया। इस हादसे में 2 परिवारों के 5 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दंपति की हालत चिंताजनक होने पर उन्हें एम्स रेफर किया गया है, जबकि 3 पीड़ितों को
कैमरी रोड स्थित बर्न अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि मकान में नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन जिंदगियां खतरे में होने से गांव में मायूसी है। इस घटना का पता चलने पर सदर थाना से पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो हिसार की तस्वीर आपको दिखा सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद में आसपास में जो माहौल है वो हड़कंप भरा हो गया। बताया जा रहा है कि एक मकान में छोटा गैस सिलेंडर लीक हो गया था, जिसके बाद में हादसा हुआ और कई लोग आग की चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना भीषण रहा होगा जब एक मकान में गैस सिलेंडर फटता है और किस तरह से जो है लोगों को यह आग अपनी चपेट में ले लेती है। कुछ लोगों को एम्स भी रेफर किया गया है, जबकि कुछ लोगों का इलाज बर्न अस्पताल में जारी है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को बरी कर दिया है। वहीं सिरसा मुख्यालय वाले सांप्रदायिक प्रमुख जो अपने 2 शिष्यों के साथ दुष्कर्म के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं, अभी वो हरियाणा के रोहतक के सुनारे जेल में बंद है। इस पूरे मामले पर डेरा प्रमुख के वकील जितेंद्र खुराना ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेशों को बदल दिया है और इसमें शामिल सभी 5 लोगों को बरी कर दिया गया है और वो इस फैसले का स्वागत करते हैं। आज माननीय हाई कोर्ट में एक केस में RC 8 में जितने भी 5 लोग थे सभी को बरी किया है। आज वो प्रोनाउंसमेंट के ऊपर लगा हुआ था, जिसकी आर्गुमेंट पहले हो चुकी थी और प्रोनाउंसमेंट के दौरान माननीय हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का फैसला था उसको बदल दिया है और सभी को एक्विट किया। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को माननीय न्यायपालिका पर पूर्णतः यकीन था और है, और जो माननीय हाई कोर्ट ने माननीय न्यायपालिका ने आज जो ये फैसला दिया है उसका हम पूर्णतः स्वागत करते हैं। देखो, रणजीत मर्डर केस इसको बोला जाता है। वो रणजीत डेरे का वैसे उसे मैनेजर बता रहे हैं मीडिया में, वो गलत है। वो स्टेट लेवल कमेटी का 10 मेंबर कमेटी का सदस्य था। तो उसका कत्ल हुआ 10/2002 को। तो उसकी तफ्तीश डेरे बल घुमाई गई। तो लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां थी, इस करके जो है वो आज अदालत ने सभी की अपीलें मंजूर कर ली और सबको बरी कर दिया। और CBI अदालत जो पंचकुला की है सेशन कोर्ट, उसके जो जजमेंट को रिवर्स कर दिया और सबको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत दी है। रणजीत सिंह हत्या के मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बरी हुए। राम रहीम को हाईकोर्ट से रणजीत हत्याकांड से बरी करने के फैसले को लेकर रणजीत सिंह के जीजा प्रभुदयाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे और मरते दम तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट का फैसला हमारी इच्छाओं के अनुरूप तो आया नहीं। हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। CBI ने हमें पूरा न्याय दिलाया था। अब हम इसकी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे और मरते दम तक इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। तो वहीं हरियाणा में गर्मी का सितम लगातार जारी है। सिरसा प्रदेश का सबसे गर्म शहर बता रहा है। सिरसा का अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नूह का अधिकतम तापमान 48 और नारनौल का अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रहा। हिसार का अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा है और रोहतक का अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया। साथ ही झज्जर और महेंद्रगढ़ का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके साथ ही फरीदाबाद, चरखी दादरी और जींद में भी तापमान बढ़ता नजर आया। वहीं राजधानी चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। गवर्नमेंट मॉडर्न
संस्कृति प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल सुनीता देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला उपायुक्त ने आदेश दिया था कि पहली से 8वीं क्लास के बच्चों की छुट्टी की जाए। इसी को देखते हुए 31 तारीख तक हीट वेव की वजह से छुट्टियां कर दी गई है, लेकिन 1 जून से ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां पड़ जाएंगी। छुट्टियों से पहले स्कूल में पानी की पूरी व्यवस्था की गई थी। स्कूल के अंदर 2 वाटर कूलर लगाए हुए हैं। इसके साथ ही प्रार्थना के समय में बच्चों को गर्मी से बचाव के उपाय भी बताए जाते थे। तापमान को देखते हुए जिला उपायुक्त द्वारा छुट्टी की गई है बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चों की। पानी वानी की तो सारी व्यवस्था हमारे यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमने आरओ प्लांट लगवाया हुआ है, ठंडा पानी है, पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने भी ये निर्णय कहीं किसी न किसी बेस पर शिक्षाविद या जानकार या जो भी विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से लिया होगा बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए। कब तक ये छुट्टियां रहेंगी? ये 27 से 31 है और 1 जून से 30 जून तक की हमारी ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गए। नागरिक अस्पताल में मरीज गर्मी से परेशान है। अस्पताल में बार बार बिजली की सप्लाई ठप हो रही है। भारी संख्या में मरीज अस्पताल में मौजूद हैं, लेकिन बिजली नहीं होने की वजह से उनका इलाज और जांच का कार्य नहीं हो पाया। तो वहीं बिजली नहीं होने की वजह से डॉक्टर्स भी परेशान रहे। मूसगढ़ से आए हैं। बिजली की समस्या कब से है अस्पताल में? मैं तो 2 घंटे से बैठी हूँ जी, यहाँ लाइट ही नहीं है। तो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं? हाँ जी, लड़की गुड़िया को कुत्ते ने काटा है इंजेक्शन के लिए। अब इंजेक्शन कब लगेगा? जब लाइट आएगी तो करेंगे। गर्मी तो है, परेशानी बहुत गर्मी हो रही है, पानी की भी समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है। बच्चे कैसे धूप में रह रहे हैं। रामनगर से करना। क्या व्यवस्था है? कुत्ते ने काटा था। अच्छा, इंजेक्शन लगवाना है। हाँ, इंजेक्शन लगवाना, लाइट नहीं है। लाइट ही की नहीं वजह है। से हाँ इंजेक्शन लगवाना। कितना समय हो गया? हाँ? कितनी देर हुई है लाइट गए को? घंटा हो गया। कोई आ नहीं रहा? क्या बताने के लिए वजह क्या है, कब तक? ना कुछ नहीं बता रहे, कहते लाइट आएगी तभी इंजेक्शन लगाएंगे। लाइट आएगी। हाँ। शोरपुरा से किस लिए आए थे यहाँ पे? यहाँ मेरा कुत्ते ने काट लिया था, उसके लिए इंजेक्शन लगवाने आया था। अच्छा जी, क्या रहा है? अभी तक तो लाइट ही नहीं है, 1 घंटा हो गया। ठीक है, डॉक्टर से मिल रहे हैं? हाँ, डॉक्टर से मिल रहे हैं। डॉक्टर ने लिख दिया है इंजेक्शन लगाना है। यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा है कि लाइट आ जाएगी उसके बाद इंजेक्शन लगाएंगे। इंतजार में बैठे हैं। कितनी देर से लाइट गायब है? 1 घंटा हो गया। परेशानी तो बढ़ रही होगी? परेशानी तो है ही है जी, परेशानी तो है। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने पर वाटर कैनन बाई के नाम से जाने जाने वाले युवक किसान नवदीप जलबेड़ा और गुरकीरत शाहपुर की गिरफ्तारी हुई थी। तब से दोनों जेल में हैं, जिनकी रिहाई के लिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने अंबाला शहर में परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल की कोठी के बाहर धरना दिया और गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग की है। किसानों ने कहा कि गिरफ्तार किसानों पर बेबुनियाद केस बनाकर जेल में डाला गया है। असीम गोयल परिवहन मंत्री हैं, उनके पास पावर है, वे किसानों को रिहा करवा सकते हैं। किसानों ने मांग की है कि असीम गोयल किसानों को रिहा करवाए, अन्यथा कह दें सरकार में उनकी चलती नहीं, प्रशासन उनकी सुनता नहीं। जो हमारे किसान साथी नवदीप सिंह जलबेड़ा और गुरकीरत सिंह शाहपुर को बेबुनियाद झूठी धाराएं लगाकर जेल के अंदर बंद है, उसकी रिहाई के लिए यह प्रदर्शन है। गांवों के अंदर बच्चों कटारिया जी के प्रोग्रामों के अंदर असीम गोयल जी कहते थे भी जो आपकी मांगे हैं एमएसपी की वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो मेरे बस की बात नहीं है। आज माननीय मंत्री असीम गोयल जी से हम पूछना चाहते हैं कि जो जेल के अंदर बंद है वो हरियाणा प्रशासन द्वारा किए गए हैं और आप यहाँ के मौजूदा परिवहन मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है किसानों को गैर जमानती रिहा कराने की। अगर नहीं बनती तो आप मीडिया के अंदर ये साफ कर दें भी मेरे बस की बात नहीं है, या मेरी यहाँ चलती नहीं है, या प्रशासन मानता नहीं है। देखिए, हमारी डिमांड है कि जो हमारे नौजवान साथी बेबुनियाद धाराएं लगाकर इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए आज पूरे हरियाणा और पंजाब के अंदर बीजेपी के लीडरों के घर के बाहर प्रदर्शन है 4 घंटे का, 12 से लेकर 4 बजे तक। और उसके तहत अम्बाड़ा के अंदर असीम गोयल परिवहन मंत्री के घर के बाहर ये प्रदर्शन आज है और सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। और उसके बाद फिर और भी जैसे एक मोर्चे की कॉलें होंगी उसके मुताबिक। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हैं।